गुड आफ्टरनून बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास और टॉपिक पढ़ना में बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बच्चों? सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात की थी। बच्चों एक बार वापस से रिकॉल कराना चाहूंगा आपको कि ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, देन उसके बेनिफिट हम क्या करेंगे आज डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग एग्रीकल्चर की एक ऐसी फॉर्म होती है जो किस पे रिलाई करती है? ऐसी टेक्निक पे रिलाई करती है जैसे कि क्रॉप रोटेशन, दूसरा ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, नेचुरल जो कंपोस्ट है, एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, जो इन चीजों पे रिलाई करती है, जो किसके यूज को डिस्करेज करती है? पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स जो होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके यूसेज को वो क्या करती है? डिक्लाइन, मतलब उनको इग्नोर करने की या खत्म करने की बात करती है। ठीक है ना? तो ऑर्गेनिक फार्मिंग, आज हमें इसी के क्या देखने हैं? बेनिफिट देखने हैं। और ये जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है बच्चों, ये एक सस्टेनेबल तरीका है। क्या है? सस्टेनेबल तरीका है। इससे हम भारत की लॉन्ग टर्म में क्या कर सकते हैं? ग्रोथ को इंश्योर कर सकते हैं, जिसको अपना करके हमारे एनवायरनमेंट पे भी कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना? चलो तो बेनिफिट की बात करते हैं बच्चों। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज बेनिफिशियल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो इन रीजंस की वजह से क्या है? बेनिफिशियल है। पहला, जनरेट्स इनकम थ्रू एक्सपोर्ट। ठीक है, माना कि भारत में लोग बहुत ज्यादा क्या नहीं है? अवेयर नहीं है। किसको लेकर के? ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर के। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में तो बहुत ज्यादा लोग अवेयर अपनी हेल्थ को लेकर के। तो कह रहे हैं कि अगर भारत में डिमांड नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन फायदा उसका ये है कि तुम प्रोड्यूस करोगे तो तुम उसे क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट कर सकते हो, और एक्सपोर्ट के थ्रू तुम अच्छी खासी क्या कर सकते हो? कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी तुम्हें इंडियन रुपी में। कॉस्ट खर्च करनी पड़ेगी तुम्हें इंडियन रुपी में, और रेवेन्यू कमाना डॉलर में। किसमें? डॉलर में। बात समझ में आ रही है? खर्चा करना पड़ेगा रुपए के हिसाब से, इनकम होगी डॉलर के हिसाब से। बेनिफिट बता रहे हैं किसका? ऑर्गेनिक फार्मिंग का। बिकॉज बाहर वाली कंट्रीज में लोग बहुत ज्यादा अपनी हेल्थ को लेकर के कॉन्शियस है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो जो इस तरह की जो चीजें हैं, अब मान लिया जो कोई मखाने की क्या कर रहा है? मखाने की फार्मिंग कर रहा है। वो पता तुम्हें कैसे होता है? मखाना कैसे बनता है? जैसे एग्जांपल दे रहा है वो, बिल्कुल तुमने देखा होगा, एक वो होता है तालाब टाइप से होता है, उसमें अंदर जाकर के वो निकाल के लेके आते हैं वो, हाँ, बॉल टाइप से रहता है, बॉल। और फिर वो से मतलब बहुत मेहनत वाला काम है, बहुत मेहनत से वो निकलता है। फिर वो उसे क्या करते हैं? सुखाते हैं। फिर वो हाँ उसे प्रोसेस करते हैं, सुखाते हैं। हाँ, प्रोसेस तो गंदा सा है, लेकिन फिर उसमें वो क्या करते हैं? कई बार उसे वो करते हैं, उसे भूनते हैं कई बार, उसे फिर उस पे डंडा भी उसे ऐसा, बिल्कुल उसका वो कवर उतर जाता है ऊपर का। कभी कभी तुमने देखा होगा कि मखाने पे वो क्या होता है? काला काला सा हल्का सा लगा भी रहता है। तो वही चीज है, कई बार उसे भूनते हैं। तो अब जैसे मखाना है तो वही चीज है। और भी बच्चे बहुत सारी चीजें ऑर्गेनिक फार्मिंग में, जो आप जो रेगुलर जो क्रॉप्स है उनको क्या कर सकते हो? प्रोड्यूस कर सकते हो, और भारत में नहीं लेकिन बाहर से बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इट जनरेट्स इनकम थ्रू इंटरनेशनल एक्सपोर्ट। आप इनकम जनरेट कर सकते हो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट के थ्रू, एज डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन क्रॉप्स इज ऑन अ राइज। क्योंकि जो ऑर्गेनिकली जो ग्रोन क्या है क्रॉप्स है, वो उनकी जो डिमांड है काफी ज्यादा है फॉरेन कंट्रीज में। नेक्स्ट है बच्चों, चलो पैसा तो ठीक है, पैसा तो कमा लोगे। सबसे बड़ी बात है, इससे तुम्हें क्या मिलता है? हेल्दी फूड मिलता है। क्या मिलता है बच्चों? हेल्दी फूड। क्यों हेल्दी फूड? कैसे? बोलो ना। जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स आते हैं वो तो हमारी फूड सप्लाई में आ रहे हैं ना भाई, फूड प्रोडक्ट में आ रहे हैं, वो फिर हमारे वो बॉडी के अंदर जा रहे हैं, है ना? लेकिन जो ऑर्गेनिकली ग्रोन जो फूड से होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, ये इनमें किसका यूज नहीं होता? इस्तेमाल नहीं होता? पेस्टिसाइड्स का। तो इससे हमें हेल्दी फूड मिलेगा। इट प्रोवाइड्स हेल्दी फूड एज ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू। उसमें ज्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है देन फूड ग्रोन थ्रू केमिकल फार्मिंग। जो किसके थ्रू होती है? केमिकल फार्मिंग के थ्रू होती है। उससे ज्यादा आपको क्या मिलेंगे? बेनिफिट मिलेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, सोर्सेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बच्चों पहले भी डिस्कस हुआ है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है इसमें एफर्ट ज्यादा लगते हैं। क्या लगते हैं? इसमें आपको ज्यादा एनर्जी लगती है, ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना? मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, टाइम ज्यादा लगेगा। तो अच्छा, तुम इसे तो किस एंगल से देख रहे हो कि इसके क्या है? नेगेटिव हो सकते हैं पॉइंट ऑर्गेनिक फार्मिंग के, कि इसमें एफर्ट ज्यादा लगते हैं, इसमें लोग ज्यादा लगते हैं।
लेकिन हम कह रहे हैं इसे पॉजिटिव एंगल से भी तो देख सकते हो आप भाई, जब ज्यादा लोग लगते हैं तो कहीं ना कहीं ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में टाइम ज्यादा लगता है और लोग ज्यादा लगते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? तो वो कह रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग जनरेट्स मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करता है एज इट रिक्वायर्स मोर लेबर इनपुट देन कन्वेंशनल फार्मिंग। क्योंकि यहाँ पे पेस्टिसाइड्स की जरूरत नहीं होती जो कन्वेंशनल फार्मिंग में होती है, यहाँ पे ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, मेहनत का काम होता है ना। क्योंकि जो एग्रीकल्चरल वेस्ट है उसे क्या करना पड़ता है, स्टोर करना पड़ता है, फिर उसमें एक प्रोसेस होती है, डीकम्पोजिशन होता है, फिर उसमें वो बैक्टीरिया वगैरह क्रिएट होते हैं, फिर वो उधर से उठा के लेके आना, उसको फिर वो करना, प्रोसेस करना, फिर उसे डालना, तो इसमें लेबर लगती है। तो दैट्स व्हाई वो कह रहा है कि इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होती है। नेक्स्ट है बच्चों, ये क्या है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। कैसी है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है ना, इको फ्रेंडली टेक्निक आप बोल सकते हो इसको, बिकॉज इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता, जिससे ना ही तो हमारी क्या होगी बच्चों, जो मिट्टी है, मिट्टी जो सॉइल इरोजन होगा ना तो वो होगा इससे, ठीक है ना ही मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स क्या होंगे, खत्म होंगे, ठीक है। उल्टा और क्या होगा, इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो अच्छा ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो काऊ वगैरह जो लाइव स्टॉक है वो क्या करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे, तो वो मिल्क वगैरह प्रॉपर देंगे, उससे ह्यूमन हेल्थ भी खराब नहीं होगी, है ना। अब कई बार ऐसा होता है कि हम जो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह होते हैं, वो वेस्ट हम किस में, वाटर बॉडीज में डाल देते हैं, तो वाटर बॉडीज क्या हो रही है, पेनिट्रेट हो रही है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता। मान लिया अगर तुमने एग्रीकल्चरल वेस्ट है जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वेस्ट है, वो तुमने अगर किस में भी डाल दिया, मान लिया वाटर बॉडीज में भी डाल दिया, तो वो हालांकि डालना तो गलत है क्योंकि कहीं ना कहीं वो क्या करेगा, उसे गंदा करेगा, लेकिन वो हार्मफुल नहीं होगा। क्या नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा कि उसे कोई, तो जो हमारे बाकी एनिमल्स वगैरह है अगर वो पानी को पिएंगे या बाकी कोई भी लोग यूज करेंगे तो उनसे कोई दिक्कत होगी। तो कह रहे हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ एक पॉइंट कौन सा भी है, ग्राउंड वाटर वाला भी है। बच्चों अगर हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर्स रिस के हमारे कहाँ पे जाएंगे, जो वाटर हमारे रिजर्व्स है, जो ड्रिंकिंग वाटर है वहां पे जाएंगे, तो वो भी उसे भी क्या करेंगे, पॉल्यूट करेंगे। जबकि ऑर्गेनिक फार्मिंग में ऐसा कुछ झंझट नहीं है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द प्रोड्यूस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज पेस्टिसाइड फ्री, वो कैसा होता है, पेस्टिसाइड फ्री होता है, एंड इज प्रोड्यूस्ड इन एन एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे। और उसे हम कैसे प्रोड्यूस करते हैं, एनवायरमेंटली सस्टेनेबल वे में प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, इकोनॉमिकल फार्मिंग। क्या है, इकोनॉमिकल फार्मिंग। नमन भैया एक दिन तो तुम बोल रहे थे, तो क्या होती है, महंगी होती है। हाँ महंगी होती है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कम आती है, प्रोडक्शन कम आता है, टाइम ज्यादा लगता है, ऐसे महंगी होती है, लेबर ज्यादा होती है। लेकिन एक बात तो बताओ, इसमें जो भी तुम इनपुट यूज करते हो वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट आते हैं। एग्रीकल्चरल वेस्ट से ही तो हम क्या करते हैं, फार्मिंग करते हैं, और वो सब क्या होते हैं, फ्री होते हैं। क्या जो कन्वेंशनल फार्मिंग होती है उसमें HYV सीड्स यूज नहीं होते, बोलो ना। वो HYV सीड्स जो पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स होते हैं वो क्या, वो फ्री में आते हैं, बहुत महंगे आते हैं वो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि उसके कंपैरिजन में तो क्या है, सस्ती है। वो बात अलग है कि हाँ इसमें टाइम तो लगता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑफर्स अ मींस टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट। कह रहे ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसा जरिया है जहां पे आप किसको रिप्लेस कर सकते हो, जो कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स है उनको आप रिप्लेस कर सकते हो, सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, सच एज HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, विद लोकली प्रोड्यूस्ड चीपर ऑर्गेनिक इनपुट। जो लोकली क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं चीपर ऑर्गेनिक इनपुट्स, ठीक है ना। कुल मिला के वेस्ट होता है, एग्रीकल्चरल वेस्ट ही होता है, तो वही तो काम में आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों, इससे मिट्टी की फर्टिलिटी भी बनी रहती है। ये पॉइंट मैंने आपको ऊपर बताया, बहुत कॉमन पॉइंट है। द यूज ऑफ एनिमल मैन्योर, जो एनिमल मैन्योर हम यूज करते हैं, एंड कंपोस्ट यूज करते हैं, हेल्प टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। इससे सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। ऑन द अदर हैंड केमिकल फर्टिलाइजर्स इरोडेड सॉइल फर्टिलिटी, उससे मिट्टी की जो फर्टिलिटी है वो क्या होती है, खत्म होती है। नहीं, खत्म होती है किससे, केमिकल फर्टिलाइजर से, ठीक है ना। अच्छा चलो बच्चों इसकी एमटी देख लेते हैं कि इसके क्या क्या फायदे हैं। फायदे है इसके, GPS ट्रेस फ्रेंडली फार्मिंग फर्टिलिटी। वन मोर टाइम, GPS ट्रेस फ्रेंडली फार्मिंग फर्टिलिटी। G फॉर जनरेट इनकम, P फॉर प्रोवाइड हेल्दी फूड, GPS, S फॉर सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, GPS प्रोवाइड फ्रेंडली फार्मिंग फर्टिलिटी। फ्रेंडली बोले तो इको फ्रेंडली या एनवायरमेंट फ्रेंडली, और फार्मिंग इकोनॉमिकल फार्मिंग, और फर्टिलिटी मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। GPS ट्रेस फ्रेंडली फार्मिंग फर्टिलिटी। इतनी बात समझ में आती है बच्चों, ये तो बेनिफिट है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि खाली ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट ही है, बहुत सारे क्या भी है, चैलेंजेस भी है यहाँ पे, है ना, बहुत दिक्कतें आती है क्या करने में, ऑर्गेनिक फार्मिंग करने में, ठीक है ना। क्या क्या दिक्कतें आती है अब वो देखते हैं। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग सफर्स फ्रॉम द फॉलोइंग ड्रॉबैक्स, इसमें एक कमी रहती है। पहला, लेस पॉपुलर, ये क्या रहती है, हाँ ये लेस पॉपुलर, ये बहुत क्या रहती है बच्चों, बोलो ना, लेस पॉपुलर है। हाँ इसमें ना, क्योंकि भारत में ज्यादा लोग अपनी हेल्थ को लेकर के अवेयर नहीं है। भारत के लोग ना किस पे मर जाते हैं, पैसों में मर जाते हैं। किस में मर जाते हैं, हेल्थ से भी खिलवाड़ कर लेते हैं। जैन साहब क्या कर लेते हैं, हेल्थ से भी खिलवाड़ कर लेते हैं, ठीक है ना, हेल्थ से भी खिलवाड़ कर लेते हैं, किसको देख करके, पैसों को देख करके। तो कह रहे लेस पॉपुलर है, ठीक है ना। देखते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नीड टू बी पॉपुलराइज, कह रहे कि हमारे सामने चैलेंज ये है कि हमें से क्या करना है, और भी ज्यादा पॉपुलराइज करना है। किसको अवेयर करके, कंज्यूमर को भी अवेयर करके और फार्मर को भी। कंज्यूमर को अवेयर करना कि भाई तुम अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ मत करो, भले थोड़ी चीजें महंगी है ना, फिर तो अब अगर तुम्हें सस्ती सस्ती करना तो फिर तो 2 रुपए का जहर भी आता है, वो खा लीजिएगा फिर तो। बात समझ में आ रही ना। अच्छा फार्मर को क्या करना है, फार्मर को हमें एनकरेज करना है कि नहीं भाई लोग कॉन्शियस हो रहे हैं अपनी हेल्थ को लेकर के, इसमें फायदा है, एनवायरनमेंट का फायदा है, तुम्हें भी फायदा है, तो उन्हें भी एनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं तो कह रहे हैं कि बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ फार्मर्स टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमें से क्या करना है, पॉपुलराइज करना है, अवेयरनेस क्रिएट करके और विलिंगनेस क्रिएट करके, किसकी, फार्मर को, टू द अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, की वो इसमें कैसे और नई नई टेक्नोलॉजी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो उसको लेकर के हमें से अवेयर करना है, ठीक है ना। देयर इज अ सीरियस नीड फॉर एन एप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी, कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के पार्ट में भी एक काफी सीरियस हमें पॉलिसी की जरूरत है, जो किसके लिए हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए हो, टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो किसको प्रमोट करे, यानी कि गवर्नमेंट ने भी इसके लिए प्रॉपर बेस बनाना चाहिए, प्रॉपर पॉलिसीज फ्रेम करनी चाहिए। नेक्स्ट है बच्चों, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, ये बच्चों पॉइंट रिपीटेशन में ऊपर भी हमने देखा था। कह रहे कि वैसे जो कन्वेंशनल फार्मिंग है उसी के लिए क्या है, इंफ्रा की तो उसी के लिए कमी है, ये तो और भी टिपिकल है, और भी डिफिकल्ट है, तो इसके लिए तो वैसे भी क्या है, इंफ्रा की कमी है। ये रिपीटेड पॉइंट है तो इसको बहुत ज्यादा मैं चर्चा में नहीं लेके आऊंगा। कह रहे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग फेसेस प्रॉब्लम ऑफ इनएडिक्वेट इंफ्रा एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, यहाँ पे इंफ्रा और मार्केटिंग फैसिलिटीज नहीं है ना, वेयर हाउस प्रॉपर नहीं है, कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो कैसे मेंटेन करे, तो वो चीज नहीं है, तो इंसान अकेला रहेगा तो टूट जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, लो यील्ड, क्या है, लो यील्ड, यील्ड का मतलब होता है आउटपुट, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना। तो अब ये बोल रहे हैं कि क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो हम किसके थ्रू करते हैं, ऑर्गेनिकली करते हैं, वो उसमें क्या रहता है, जो आउटपुट रहता है वो क्या रहता है, कम रहता है। क्यों रहता है कम आउटपुट, भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो नेचुरली ग्रो होती है चीजें, वो तो हाँ वो नेचर के अकॉर्डिंग होगी, जो प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग होगी। अब ऐसे कोई ना है कि बाकी पेस्टिसाइड्स में कि कल फसल नहीं थी शाम को, आज फसल सुबह है, दोपहर में तुम्हारी बॉडी के अंदर, और फिर तुमने भी रफा दफा, ठीक है ना, ऐसा कोई है, वो तो कन्वेंशनल फार्मिंग में होता है भाई, इसमें तो टाइम लगेगा, ठीक है ना। ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस और प्रोडक्टिविटी, क्योंकि नेचुरल है तो नेचुरल के हिसाब से होगी, है ना। वो वैसे नहीं कि भर भर के प्रोडक्शन होगा, वो तो तुम आर्टिफिशियली क्या कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो, है ना, HYV सीड्स वगैरह से, पेस्टिसाइड्स वगैरह से। कह रहे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज अ लेसर यील्ड इन द इनिशियल ईयर्स, कह रहे कि शुरुआती दौर में इसमें क्या था, काफी कम प्रोडक्टिविटी थी एज कंपेयर टू मॉडर्न एग्रीकल्चरल फार्मिंग। आजकल तो फिर भी काफी क्या हो गया है, कुछ सुधार हुए हैं, लेकिन फिर भी आज भी तुम ये मत सोचो ना कि बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है, बहुत कम, अभी तो बहुत स्कोप बाकी है। कह रहे एज अ रिजल्ट स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फाइंड इट डिफिकल्ट टू अडॉप्ट टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन, तो छोटे छोटे फार्मर्स के लिए काफी दिक्कत होती है बड़े स्केल पे प्रोडक्शन करना। क्यों, छोटे फार्मर के पास जमीन कम है पहले तो, और उसमें भी फिर ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो प्रोडक्टिविटी रहती है वो क्या रहती है, प्रोडक्शन कम रहता है, तो वो बड़े स्केल पे प्रोडक्शन नहीं कर पाते, ठीक है ना, तो लो यील्ड। नेक्स्ट है बच्चों, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है वो तुम हर एक फील्ड में कर सकते हो, हर एक क्रॉप के लिए कर सकते हो, कुछ लिमिटेड क्रॉप्स ही होती है जिनके लिए आप क्या कर पाओगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर पाओगे। द चॉइस इन द प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग, जो ऑफ सीजन क्रॉप होती है, जो रेगुलर नहीं चलती है, जो क्रॉप रेगुलर नहीं होती है, उनके लिए तो बहुत लिमिटेड चॉइस है, किसमें, ऑर्गेनिक फार्मिंग में। कुछ ही फसल ऐसी है जिनको आप प्रोड्यूस कर सकते हो, बाकी जो नॉर्मल जो फसल है ना, जो रेगुलर फसल है, उनको तो आप ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। नेक्स्ट है बच्चों, शॉर्टर फूड लाइफ, हालांकि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होते हैं वो
पेरिशेबल ही होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन कह रहे हैं उनमें भी हाईली पेरिशेबल होते हैं जो किसके थ्रू बने हुए होते हैं? ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस हुए हुए होते हैं। Yes or no? बिकॉज वो तो नेचुरल है, और नेचुरल तो अपने हिसाब से फिर वो खराब होना चालू हो जाएंगे। आर्टिफिशियली तो तुमने क्या कर सकते हो, सस्टेन करा सकते हो लॉन्ग टाइम तक। तो वो कह रहे हैं कि इसकी शॉर्ट लाइफ होती है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस हैज अ शॉर्टर शेल्फ लाइफ एज कंपेयर टू स्प्रेड प्रोड्यूस। कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक प्रोड्यूस की शॉर्टर शेल्फ लाइफ होती है किसके कंपैरिजन में? जो पेस्टिसाइड्स जिन पे तुमने स्प्रे वगैरह किया होता है, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक बार शायद मतलब क्योंकि आज तो रिपीटेशन में हो रही है, क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो मैंने आपको मेन में भी बताया था कि ऐसे ऐसे केमिकल्स आते हैं, जैसे स्ट्रॉबेरी है उसको क्या कर देते हैं, बहुत फ्रेश कर देते हैं, रेड कर देते हैं बहुत जल्दी से, है ना। एप्पल पे क्या करते हैं, वो वैक्स की कोटिंग करते हैं, ठीक है ना। पपाया हो गया आपका, मैंगो हो गए और बनाना हो गया, इनको कार्बेट से क्या किया जाता है, पकाया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है ना। और बाकी अगर आप वो देखोगे क्या बोलते हैं उसको, हाँ एक कोई तो केमिकल आता है उसमें जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती है आपको उनको बिल्कुल हरा भरा बना दिया जाता है कि पानी में एक बार वो केमिकल डाल के पानी में एक बार डिप करोगे ना, तो जैसे हरा धनिया है ना, तो उसे क्या बिल्कुल ऐसे कर देते, बिल्कुल फ्रेश एकदम से वो देखने में, अंदर उसमें कोई जान नहीं होती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो ये चीज है, ठीक है ना। चलो बच्चों, इसमें अब क्या जो चैलेंजेस है उसकी एमटी है, एक बार एमटी देख लो। एमटी है उसकी एल फॉर एल, हाँ जी वो एल फॉर एंटरप्राइज तो उधर है, वो बिजनेस में है। यहाँ है एल फॉर लाइफ, एल फॉर 4 बार एल है और फिर लाइफ। एल फॉर लेस पॉपुलर, एल फॉर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, अगेन एल फॉर लो यील्ड एंड एल फॉर अगेन लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, और फिर लाइफ बोले तो शॉर्टर फूड लाइफ। वंस अगेन पहला एल क्या है, लेस पॉपुलर, दूसरा लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, तीसरा लो यील्ड, और चौथा है लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप्स, और पांचवा है बच्चों शॉर्टर फूड लाइफ। एक बार फिर, पहला भूल गए, हाँ जी एल फॉर लाइफ, तो एल फॉर, हाँ जी एल फॉर लैक ऑफ क्या, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केटिंग फैसिलिटी, ये दूसरा है, ठीक है ना। पहला क्या है, हाँ जी लो यील्ड, लो यील्ड आई थिंक वो है तीसरी है, लो यील्ड, वो तीसरी है लो यील्ड। दूसरी बताई, तीसरी बताई, चलो चौथी बताओ, लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, और पांचवी क्या है, लाइफ शॉर्ट लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, कुछ भी शॉर्टर फूड लाइफ, ये उधर उसमें घुस गया इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के उस वाले चैप्टर में, सबसे पहले वाले में, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है ना। पहली हेडिंग एक बार मेरे माइंड से भी स्किप हो गई, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। लेस पॉपुलर क्या है, लेस पॉपुलर, वंस अगेन बच्चों आप नहीं भूलेंगे, पहला है लेस पॉपुलर, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज, तीसरा लो यील्ड, चौथा लिमिटेड चॉइस ऑफ क्रॉप, और पांचवा शॉर्टर फूड लाइफ, ठीक है ना। मेजर तौर पे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया, एक टॉपिक रह गया बस बच्चों, और उसके बाद कुछ थोड़े से 2-3 पॉइंटर्स रह गए। अब करना है हमें इवैल्यूएशन, क्या करना है, रूरल डेवलपमेंट का, कि क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या कमी थी, क्या और हो सकता था, क्या और आगे करेंगे, तो ये इवैल्यूएट करना है ओवरऑल रूरल डेवलपमेंट को, ठीक है ना। चलो देखते हैं। द रूरल सेक्टर विल कंटिन्यू टू रिमेन बैकवर्ड, कह रहे कि रूरल सेक्टर क्या ही रहेगा, भैया ऐसा शराब मत दो, अरे मैं पहले आगे की बात तो सुन लो पहले। रूरल सेक्टर क्या ही रहेगा, बैकवर्ड ही रहेगा, until and unless some major changes occur, जब तक कुछ क्या नहीं होते, बड़े चेंजेस नहीं होते। बात समझ में आती है क्या बच्चों आपको, जब तक कोई बड़े चेंजेस नहीं होते, यानी कि हमें क्या चाहिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए बड़े बड़े गेम चेंजर पॉलिसीज चाहिए हमें, ठीक है ना। Some of the changes which need to be taken for the development of the rural sector are outlined below, जो बड़े बड़े चेंजेस यहाँ पे हमें करने पड़ेंगे वो ये यहाँ पे बताए गए हैं, ठीक है ना। मतलब हमने अभी ये पूरा चैप्टर देखा कि भाई ये कमी है ये वगैरह, अब इनमें ये हो सकता है, ठीक है ना। पहला बोल रहे हैं स्ट्रेस ऑन डाइवर्सिफिकेशन, हमें ज्यादा इज्जत देनी होगी किसको, डाइवर्सिफिकेशन को। हमें फार्मर्स को समझाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, कि भाई तुम्हें एक तो मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम पे आओ, किस पे आओ, और दूसरा वाई एग्रीकल्चर, वाई नॉट अदर एक्टिविटीज, दूसरी नॉन फार्म एक्टिविटीज में भी आओ, तो डाइवर्सिफाई करो। एक पे डिपेंड रहोगे तो मुश्किल हो जाएगी, है ना। मान लिया वो एक ही सोर्स तुम्हारा क्या हो गया, खत्म हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। से और नो, तो कह रहे हैं कि देयर इज अ नीड टू मेक रूरल एरिया मोर वाइब्रेंट, कह रहे रूरल एरिया को ज्यादा वाइब्रेंट बनाना है, क्या बनाना है, वाइब्रेंट, जहाँ पे
कुछ ना कुछ होता रहे, नया नया इनोवेशन, नए नए वेज, नए नए टेक्निक्स क्या करते रहे हम यूज करते रहे थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। किसके थ्रू? डाइवर्सिफिकेशन के थ्रू, अलग अलग एक्टिविटीज को ऑपरेट करके। इनटू डेयरिंग, किसमें आकर के? डेयरिंग में, पोल्ट्री फार्म में, फिशरीज, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स यानी कि हॉर्टिकल्चर। बिल्कुल। नेक्स्ट है बच्चों रूरल एंड अर्बन लिंकेज। आपको क्या करना होगा बच्चों? रूरल एरिया को अर्बन एरिया से कनेक्ट करना होगा। बिकॉज जो रूरल एरिया है जब वो अर्बन एरिया से कनेक्ट होता है तो बहुत सारी एक्टिविटीज क्या होती है, बहुत सारी एक्टिविटीज बढ़ती है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। मानो अगर इधर बुढ़ाना में क्या आ जाए, रेलवे आ जाए, रेलवे ट्रैक बिछ जाए, ठीक है ना, जो रैपिड रेल मुझे वहां तक आई है, मेरठ तक आई है, वो मुजफ्फरनगर और बुढ़ाना इधर भी आ जाए और दिल्ली से सीधा क्या हो जाए, कनेक्शन हो जाए, तो बेटा लोग इधर भूल जाएंगे सारा, मुजफ्फरनगर मेरठ सब भूल जाएंगे, सीधा कहाँ पे जाएंगे? दिल्ली जाएंगे, है ना। और खाली केवल फार्मर्स को ही नहीं फायदा मिलेगा, है ना, हाँ स्टूडेंट्स को, बाकी सब लोगों को क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा। जो रोड हाईवे पे पड़ते हैं उनके लिए बहुत फायदा है ना। जैसे इधर हमारे पास में इधर बेटावदा हो गया, इटावा हो गया, फिर उसके बाद सरूरपुर है, आगे गोटका है, तो ऐसे तो भूनी है, तो ये हाईवे पे है, तो ये लिंक हो गए, क्या हो गए? लिंक हो गए। जो गांव है ये मेन हाईवे से लिंक हो गए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, इनके लिए अपॉर्चुनिटी ज्यादा जनरेट होती है, ये सीधा अपना आउटपुट कहाँ पे आकर के बेच सकते हैं? शहर में बेच सकते हैं, तो इसकी जरूरत है रूरल एंड अर्बन लिंकेज की। एफर्ट शुड बी मेड टू लिंक अप द रूरल प्रोडक्शन सेंटर्स विद द अर्बन एंड फॉरेन मार्केट। जो रूरल प्रोडक्शन सेंटर है इन्हें हमें अर्बन से और फॉरेन मार्केट से कनेक्ट करने की जरूरत है टू रियलाइज हायर रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रोडक्ट। ताकि क्या हो सके बच्चों? बोलो ना, ताकि क्या हो सके? हायर रिटर्न आ सके। हाँ, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है किस पे? अपने प्रोडक्ट पे, जो फार्मर्स वगैरह ने किया है। नेक्स्ट है बेटर फैसिलिटीज। बेटर फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? कैसी कैसी फैसिलिटीज मिलनी चाहिए देखते हैं। प्रॉपर एफर्ट शुड बी मेड टू डेवलप इंफ्रा एलिमेंट्स लाइक क्रेडिट एंड मार्केटिंग। कह रहे कि क्रेडिट और मार्केटिंग का सिस्टम डेवलप होना चाहिए, जो हम शुरू में पढ़ के आए इस चैप्टर की, तो वो क्या होना चाहिए? उनके लिए इंफ्रा डेवलप होना चाहिए। स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, ये क्या होते हैं? स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट, जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो कुछ अपने सेंटर्स बनाती है अलग अलग गाँव में, जहाँ पे जो किसान है उनकी हेल्प की जाती है, उनको जो प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉर्ट आउट की जाती है, उनकी प्रॉब्लम, नए नए डेवलपमेंट्स बताए जाते हैं, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उनकी मिट्टी की टेस्टिंग वगैरह वहां पे बहुत आसानी से हो सकती है। तो ये होते हैं स्टेट एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट। हाँ, वेदर कंडीशन बिल्कुल उसके बारे में बताते हैं, ठीक है ना, और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो सारी चीजें हो गई। फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चरल पॉलिसीज, हमें क्या बनाने की जरूरत है? ऐसी पॉलिसीज बनाने की जरूरत है जो फार्मर फ्रेंडली हो। भाई पहले उनसे पूछो जो कंसर्न पार्टीज है कि उन्हें क्या चाहिए, उन्हें क्या दिक्कत है, ठीक है ना, फिर वो पॉलिसी बनाओ। ऐसे नहीं कि उधर से अपने आप ही पॉलिसी तुमने बना दी, उनसे पूछा ही नहीं, तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बिल वापस लेने पड़ेंगे तुम्हें। नेक्स्ट है कांस्टेंट अप्रेजल एंड डायलॉग बिटवीन फार्मर्स एंड ग्रुप्स। प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए किसके बीच में? फार्मर्स के बीच में और ग्रुप्स के बीच में, ठीक है ना। और उसे इवैल्यूएट भी करना चाहिए हमें कि जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, उसका कुछ निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, इंप्रूवमेंट हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनका कुछ फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो रेगुलर बातचीत होनी चाहिए किसानों से और किसानों के नेताओं से, ठीक है ना, ताकि फर्दर इंप्रूवमेंट हम कर सके। और इन सबका मकसद क्या है बच्चों? द एम इज टू अचीव द फुल पोटेंशियल ऑफ द रूरल सेक्टर। इन सबका मकसद है ताकि हम रूरल एरिया को बहुत ज्यादा वाइब्रेंट बना सके, उनका फुल पोटेंशियल, जितना उनकी ताकत है, जितना उनका कैलिबर है, वहां पे उधर जितना उनसे आउटपुट निकाला जा सकता है उतना हम निकाल लें। नेक्स्ट है बच्चों मोर एम्फेसिस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्यादा आपको फोकस करना होगा किसके ऊपर? आपको शॉर्ट टर्म की बात नहीं करनी होगी, आपको लॉन्ग टर्म की बात करनी होगी, है ना। शॉर्ट टर्म में तो पैसा तो कमा लोगे लेकिन वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, है ना। आपको हेल्दी ग्रोथ की बात करनी होगी, है ना, लॉन्ग टर्म के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन को भी उसका फायदा मिल सके। देयर इज अ नीड टू इन्वेंट और प्रोक्योर ऑल्टरनेटिव सेट्स ऑफ इको फ्रेंडली टेक्निक। आपको नई नई टेक्निक को इन्वेंट करने की जरूरत है, ऑल्टरनेटिव या दूसरे ऑप्शंस फाइंड आउट करने की जरूरत है, जिनसे जो ऐसी टेक्निक हो जो इको फ्रेंडली हो। कैसी हो? इको फ्रेंडली। दैट लीड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस। जो अलग अलग स्थितियों में भी क्या कर सके? बोलो ना, अलग अलग स्थितियों में भी क्या कर सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सके, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चों क्या करना है? हमें 4 चीजों पे ध्यान देना है। एक तो डाइवर्सिफिकेशन कराना है, दूसरा रूरल को अर्बन से लिंक करना है, बेटर फैसिलिटीज जनरेट करनी है, और ज्यादा एम्फेसिस हमें देना है किस पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। लास्ट कुछ बस 2-3 पॉइंटर्स हो रहे हैं वो देख लेते हैं।
ये मैंने बाद में ऐड ऑन किए हैं क्योंकि क्वेश्चन पूछे गए हैं कभी कभी सीबीएसई में, तो मैंने जो पेपर में आए थे वो इधर डाले हैं। 1955 में बच्चों एक कमेटी बनाई गई ऑन विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर सेटअप बाय द प्लानिंग कमीशन। 1955 में एक कमेटी बनाई गई किसके ऊपर? विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के ऊपर। जो किसने स्थापित की थी? प्लानिंग कमीशन ने, जिसको अभी क्या रिप्लेस करके नीति आयोग किया, ठीक है ना। और वो कमेटी का नाम क्या था बच्चों? कार्वी कमेटी। कौन सी कमेटी? इस तरह के बच्चों जो कमेटी होती है, इस चैप्टर में काफी सारी कमेटी है, सीएसीपी है, एनडीडीबी है, कार्वी कमेटी है। इनके एग्जाम में मैचिंग पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है? मैचिंग पूछ लेता है कि बताओ कौन सी किससे रिलेट करती है। जैसे कि वो है आपकी सीएसीपी है, वो एमएसपी से रिलेट करती है। जो आपकी एनडीडीबी है वो व्हाइट रेवोल्यूशन से रिलेट करती है। कार्वी कमेटी है, ये कमेटी ऑन विलेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से रिलेट करती है। इसमें क्या था? ये कार्वी कमेटी में क्या था? 3-4 क्वेश्चन बताए मैंने यहाँ पे आपको कि कार्वी कमेटी को कब इस्टेब्लिश किया गया था? 1955 में। किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने, ठीक है ना, बिल्कुल। और ये कमेटी का काम क्या था? द कमेटी फोकस्ड ऑन द प्रमोशन ऑफ एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। इसका मकसद था प्रमोशन करना और क्या करना? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना। किसका? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का। टू प्रमोट रूरल डेवलपमेंट, ताकि किसको प्रमोट किया जा सके? रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके। बात समझ में आ रही है? अच्छा, नेक्स्ट है बच्चों, एक बूस्टर पॉइंट है। जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया फॉर रूरल प्रॉस्पेरिटी। गांव की खुशहाली के लिए, दूर दराज के इलाकों की खुशहाली के लिए एक एकेडमी एस्टैब्लिश की गई, जिस एकेडमी का नाम क्या था? जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी। इसको एस्टैब्लिश किया गया रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए, ठीक है ना। ऐसे पूछा जा सकता है कि रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए कौन सी एकेडमी को एस्टैब्लिश किया गया, तो आप बता सकते हो जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी। या ऐसे पूछ सकते हैं कि जमशेदजी टाटा नेशनल वर्चुअल एकेडमी को किस लिए क्या किया गया? एस्टैब्लिश किया गया रूरल प्रॉस्पेरिटी के लिए। और बच्चों एक लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हमारा ये चैप्टर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बच्चों अगर आपने सुना होगा तो एक योजना मोदी जी ने 2014 में आने के बाद चलाई थी। आजकल इस योजना का ज्यादा कुछ आता पता नहीं है। इस योजना का नाम है SAGY। नाम तो सुना होगा, सांसद आदर्श ग्राम योजना। नाम से डिफाइंड है, सांसद आदर्श ग्राम योजना। इसमें क्या था कि जो एमपीज होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई तो एक विलेज क्या करेंगे? सेलेक्ट करेंगे और उस विलेज को क्या करेंगे? डेवलप करेंगे, स्मार्ट बनाएंगे, ठीक है ना। जबकि हमें नहीं लगता कि भारत में कोई गांव क्या हुआ है? स्मार्ट हुआ है। जो ऐसे किया है बस ये ऑन पेपर बात हुई, ठीक है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं हुआ है। अभी तो लोग भूल भी गए होंगे इसके बारे में, ठीक है ना। जैसे हमारे यहाँ पे भी, हमारे एरिया में भी जो हमारे एमपी साहब है संजीव बालियान साहब, उन्होंने भी बिल्कुल शाहपुर से आगे जाकर के ऐसे बोलते थे कि यहाँ पे गांव गोद लेना होता था, कि एक गांव को एमपी ने गोद लिया है। तो एक गांव पड़ता है रसूलपुर, है ना, उसे गोद लिया, लेकिन अभी वहां पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है, बहुत बुरी हालत है, ठीक है ना। तो वैसे तो ये कह रहे हैं द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सांसद आदर्श ग्राम योजना SAGY एज इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये किसने इंट्रोड्यूस किया था ये योजना को? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2014 में, जब मोदी जी जीत करके आए थे। उन्होंने बोला कि इसमें आपको क्या करना होगा, एमपीज को बोला कि तुम्हें क्या करना होगा? आइडेंटिफाई करना होगा, डेवलप करना होगा एक विलेज को फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज, अपने निर्वाचन क्षेत्र में से, जहां से तुम्हें वोट मिलती है उधर में से आपको क्या करना होगा? एक गांव को सेलेक्ट करो, उसे अच्छे बढ़िया तरीके से, बढ़िया ढंग से क्या करो? डेवलप करो, है ना। ये योजना को लाया इसलिए गया था ताकि रूरल एरिया को क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके। लेकिन बच्चों मतलब क्या है, रहता है ना कि बदकिस्मती बोलो कि ऑन पेपर जो चीजें होती है और जो प्रैक्टिकल होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। तो ऑन पेपर तो बोला गया, लेकिन प्रैक्टिकल में बहुत ये ज्यादा यहाँ पे कुछ काम नहीं हुआ। इसी के साथ साथ बच्चों हमारा चैप्टर क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल इसके रिवीजन में, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच।